औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज की वीडियो में हम चूँकि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से हमारे मुख्तलिफ़ सियासतदानों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में सियासत का ख़ात्मा हो रहा है, रिवायती सियासत का ख़ात्मा हो रहा है, और इसकी बहुत सारी वजूहात में से चूँकि मगरबी जमहूरियत की तारीख़ भी है। आज की वीडियो में हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आज जिस इंतहा से गुज़र रहा है उसके पीछे वो कौन से अवामिल कार फरमा रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी हम बात करते हैं, हमारे सियासतदान पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात करते हैं कि ये मगरबी जमहूरियत मुक़द्दस तरीन शय है, इसके अलावा और कोई निज़ाम आपके पास मौजूद नहीं है जिसको अपना कर हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। अमूमी तौर पर पार्लियामेंट में ये बात कही जाती है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की रोज़ की कार्रवाई देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मदारी का तमाशा हो रहा है, जहाँ लोग जमा होते हैं, तमाशा करते हैं, हंसी खेल करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और फिर अगले दिन लौट जाते हैं और फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर वही काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये तमाशा आपको पिछले 70 साल में होता हुआ नज़र आएगा। बीच में कुछ इदारे हुकूमत संभाल लेते हैं जो बज़ाहिर ये अवाम को नारा देते हैं कि वो तरक्की की राह पर गामज़न कर देंगे, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये इदारे, ये माशाल्लाह और ये जबरियत और इस्तिबदाद इसी जमहूरियत के पेट से जन्म में आता है। अब बात क्या है, इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे, डेमोक्रेसी के मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा सा इसका तारीख़ी पस मंज़र भी बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इसके मुतालिक जो है सुकरात ने और अफलातून और अरस्तू ने क्या बातें कही हैं, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे ही हमें ये समझ आएगा कि मगरबी जमहूरियत है क्या। जमहूरियत में अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है कि ये अवाम के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। ये वो तर्ज़ हुकूमत है जिसमें अवाम अपने बरसर इक़्तिदार सरबराहों को चुनते हैं और इसमें आज़ादी का नारा जो है, आज़ादी का शोर हुआ बड़े ज़ोर शोर से बुलंद किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बज़ाहिर ये नारा लगाया जाता है और बताया जाता है लोगों को कि आप लोगों को बड़ी आज़ादी हासिल है, इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हासिल है, आप कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, तमाम लोग बराबर हैं। क्या लेकिन क्या वाक़यतन ऐसा है? हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है। क्या ये फितरी एक बात है? इस बात को सोचने की ज़रूरत है। जमहूरियत की तारीख़ में अगर देखें, अगर हम पीछे जाएं तो जमहूरियत की तारीख़ के मुतालिक हमें ये बताया जाता है, अमूमी तौर पर आम अगलिब ख्याल हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि ये कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुई है, कोई ऐसी चीज़ थी जिसे यूरोप ने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन हकीकी तौर पर ऐसा नहीं है। जमहूरियत की तारीख़ बहुत पुरानी है। ये ज़माना कबलस तारीख़ में भी आपको मिलेगा। आप देखें अगर इसमें ज़माने कबलस मसीह की तारीख़ में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि इसमें जो ये शुरू होती है, ये तकरीबन इसका जो अरसा लगाया जाता है, इसमें मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं, लेकिन हमने जो तहकीक करी है हमारी रिसर्च के मुताबिक एक यूनान में बादशाह होता था सोलोन, जो तकरीबन 630 कबलस मसीह से 560 कबलस मसीह तक ज़िंदा रहा। इसने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी जिसमें पहली दफ़ा ये बात कही गई कि लोग इलेक्शन के ज़रिए अपने हुकूमती सरबराह को चुन सकेंगे, अपने बादशाह को चुन सकेंगे। इससे पहले ज़्यादातर अमूमी तौर पर अगर मिस्र की तारीख़ में देखें या इराक़ और मेसोपोटामिया की तारीख़ में देखें तो वहाँ आपको ये नज़र आएगा कि बादशाह की जो तारीख़ होती थी उसमें ये होता था कि वो फैमिलीज़ में चलती रहती थी बादशाहतें। लेकिन इसने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि ये लग रहा था कि यूनान में चूँकि फ़लसफ़ा बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा था, लोग बहुत तेज़ी से तहज़ीब की तरफ आ रहे थे, सिविलाइजेशन ज़ोर पकड़ रही थी और लोगों के दरमियान डिस्कशंस जो बहसें थी वो उनके बड़े आला किस्म की होती थी। तो इसने ये बात सोची कि अब इस बात की ज़रूरत है कि रिफॉर्म्स कराकर आप जो हैं हम इक़्तिदार जो है वो आवाम के सुपुर्द करने की एक नई राह इख्तियार की जाए ताकि लोगों को जो अंदर फैलता हुआ इज़्तिराब है उसको मुतमईन किया जाए। इसी सिलसिले में फिर बाद में अगर आप देखें तो यूनान में एक तबका पैदा हुआ जिनको सूफीस कहा जाता है। सूफीस जिनको उर्दू में सोफिस्ताई भी कहा जाता है। सोफिस्ताई वो लोग होते थे, वो फ़िलासफ़र्स होते थे या वो लिटरेट पीपल होते थे जो अपनी खिदमात पैसों के बदले लोगों को दिया करते थे। अब जिसमें बहुत सारे यूनान के
वो लोग शामिल थे, वो उमरा शामिल थे, वो रऊसा थे, शुरफा थे, जो चाहते थे कि अपने बच्चों को आला तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फिनोमेना जो आजकल हमारी सोसाइटी में नज़र भी आता है, यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आता है कि तालीम को ज़रिया तिजारत बना दिया गया है। आप स्कूलों में अगर देखें तो वहाँ पर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो फोकस है वो तिजारत है, करना है, पैसा कमाना है। तो दरहकीकत ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये यूनान में भी पैदा हो चुका है। सोफिस्ता यही किया करते थे। इन्होंने जमहूरियत के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया और ये वो ऐसा तबका था जो हर वक्त हर जगह लोगों को ये बताता फिरता था कि देखिए जमहूरियत ही हमारे लिए हल है, क्योंकि इसमें इस निज़ाम में उनकी बड़ी बनाती है। वो तिजारत करते हैं, तालीम को तिजारत का ज़रिया बना लेते हैं, जेवर बना लेते हैं और फिर इसके ज़रिए पैसा कमाया जाता है। हमारे यहाँ भी फ़िलोसोफर्स जो हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स आपको ऐसे ही नज़र आएगा, क्योंकि इसके पीछे मकसद ही पैसा कमाना है। ये इस कॉन्सेप्ट की जो अफलातून और सुकरात ने बड़ी मुखालफत की। चूँकि सुकरात अफलातून के उस्ताद रहे, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में प्लेटो यानी अफलातून ने अपने उस्ताद के डायलॉग्स का जिक्र किया है जो उसने अपने शागिर्दों यानी ग्लॉकोन और एडिमेंटस के साथ किए थे। इसका एक बहुत अच्छा तर्जुमा, इस किताब का एक बहुत अच्छा तर्जुमा उर्दू में भी किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन में। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसमें बहुत ही अच्छा तर्जुमा करके ये बताया है कि रियासत की किस्में होती क्या हैं, वो कौन सी दस्तूर असासी हो सकते हैं, कौन सी हुकूमतें हो सकती हैं, जिसका जिक्र जो है वो सुकरात ने किया है। इसमें ये बताया गया है कि देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाऊंगा, जिसमें ग्लॉकोन अपने उस्ताद से पूछता है, सुकरात से पूछता है कि वो कौन सी हुकूमतें हैं जिनका आपने जिक्र किया था। तो मैं थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो। आप लोग चाहें तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये पेज नंबर 502 है इस किताब का और 8वीं किताब है। इसमें चूँकि ये मुख्तलिफ किताबों में लिखी गई थी, लेकिन इसको आप ये समझ लीजिए कि ये 8वां बाब है, इसका 8वां चैप्टर है, जिसमें सुकरात ने अपने जो शागिर्द ग्लॉकोन उससे इन हुकूमतों का जिक्र किया है। इसमें ये 4 हुकूमतों का जिक्र करता है बुनियादी तौर पर, जिसमें फर्स्ट वो सबसे टॉप ऑफ द गवर्नमेंट करार देता है एरिस्टोक्रेसी को, जिसमें क्रेट और स्पार्टा की हुकूमतों को करार दिया था। लेकिन फिर बाद में उसने अपने ख्यालात को बदला भी था और ये बात कही थी कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर ओलिगार्की यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कायम हो गई थी। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वो कहता है वो जमहूरी है, और चौथी हुकूमत जो फिर वो कहता है यानी डेमोक्रेसी है, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो टिरनी यानी जबर इस्तबदाद की हुकूमत है। वो ये कहता है कि ये हुकूमतें जो हैं, और सुकरात ये कहता है कि ये हुकूमतें आहिस्ता आहिस्ता जो है उनका डेवोल्यूशन होता है, यानी उनका जवाल होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोक्रेसी होती है। एरिस्टोक्रेसी में बाहमी मुशावरत से ये काम किया जाता है, लोग शुराइयत के ज़रिए फैसला करते हैं, और इसमें किंग जो होता है वो फिलोसोफर किंग होता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल अगर आपको तारीख में देखना जाए, अगर कोई पढ़ना चाहे तो खुलफाए राशिदीन के सूरत में हमें नज़र आती है। लेकिन एक रोमन एम्पायर में भी एक ऐसी सल्तनत कायम हुई, एक ऐसी हुकूमत कायम हुई जिसने बहुत नाम कमाया। मार्कस ऑरेलियस ने यह हुकूमत कायम करी थी, और इसी ज़माने में रोम जो था वो अपनी पूरी शबाब पर आ गया था, पूरी हुकूमत का जो आप उरूज कह सकते हैं वो उसको हासिल हुआ था। तो ये तारीख में आपको ऐसी मिसालें भी मिलेंगी जहाँ पर हैं। चाइनीज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी हद तक जो है वो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट से मिलता हुआ है, जिसका सुकरात ने जिक्र किया है। यही वजह आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मामलात में चाइनीज़ गवर्नमेंट इस वक्त दूसरी हुकूमतों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जहाँ पर जमहूरियतें हैं। ये 4 हुकूमतें हैं। यहाँ पर ये बात कहता है सुकरात कि जमहूरियत से ही इस्तबदाद और जबर टिरनी पैदा होती है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हम पाकिस्तान में देख चुके हैं, जहाँ अयूब खान साहब ने जब जमहूरियत के बाद इक़्तिदार संभाला था, और फिर आप ये बात देख सकते हैं कि किस तरह हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया गया, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, और जो इस्तबदाद का एक दौर था वो एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मारा भी गया। फिर आप देख सकते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में वो वाक़यात हुए जिन्होंने हमारे मुल्क की तारीख पर कलंक का टीका लगा दिया। तो ये हमें ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। दरहकीकत
पाकिस्तान में होने वाली जमहूरियत और पाकिस्तान में होने वाली जो जबर इस्तिबदाद की हुकूमतें हैं, ये दोनों एक ऐसे दरख्त हैं जो अपनी पॉलिनेशन के ज़रिए एक दूसरे को फल देते हैं। इनका चोली दामन का साथ है। यह बात हमारे बहुत सारे बरसर इक़्तिदार लोग जानते हैं। यही वजह है कि जब एथेंस में हुकूमत कायम हुई थी पुराने ज़माने में, कदीम रियासत में, अगर उसकी बहुत बड़ी मिसाल अगर आपको देखें तो एथेंस जो कि यूनान की एक कदीम रियासत हुआ करता था। हम थोड़ा सा इसको लिख कर आपको बताते हैं एथेंस के मुतालिक कि एथेंस किस तरीके की हुकूमत हुआ करती थी। ये अभी भी दारुल हुकूमत है। इसमें पुराने ज़माने में एक जब ये जमहूरियत कायम हुई तो यहाँ पर कुछ ख़ानदान थे, तकरीबन 12 के करीब कबीले थे या 20 के करीब कबीले थे, जिसमें एथेंस की हुकूमत पर उनको ज़ोर हासिल था, क़ुव्वत हासिल थी। ये लोग आपस में ही एक दूसरे से रिश्तेदारी करके फ़ौज में और दीगर दूसरी जगहों पर अपनी हुकूमत कायम करते थे और मामलात को चलाते थे। इसके अलावा और किसी भी इन 12 या 20 कबीलों के अलावा किसी भी को भी ये गुंजाइश हासिल नहीं थी कि वो मुल्की मामलात में दखल दे सके। दरहकीकत इसकी बहुत बड़ी क्लासिकल प्राइमरी एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तान में भी आपको नज़र आएगी, जहाँ अयूब खान साहब के ज़माने में कुछ 20 या 30 ख़ानदानों की बात हुई थी। आज आप उन्हें 500 ख़ानदान कह लें, लेकिन ये ख़ानदान आज भी पाकिस्तान पर बरसर इक़्तिदार हैं। इन लोगों के लोग हर जगह हर इदारे में मौजूद हैं। यही सियासतदान हैं, यही ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही मजहबी तबके में भी शामिल हैं और यही लोग जो हैं वो फ़ौज में भी हैं। तो यही लोग जो हैं मुल्क को चला रहे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो मगरबी जमहूरियत के ये समरात हैं, ये फल हैं जो हम देख रहे हैं। तो इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान आहिस्ता 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 ज़वाल की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, मुकम्मल ज़वाल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो हम बात कहना चाह रहे हैं। और ये इंतहाएं हैं, क्या वाक़तन पाकिस्तान भी उसी तरीके से उस तारीख से गुजरेगा जो क्या कहते हैं एथेंस की हुकूमत हुई थी। आपको थोड़ा सा अगर हम तारीख में जाएं तो दारा के ज़माने में, जिसे दारियस द ग्रेट कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेजन किया था जो पर्शियन इन्वेजन हुआ था, जिसमें पहले जो है बैटल ऑफ मैराथन हुई थी। उसमें बज़ाहिर दारा को शिकस्त दे दी गई थी। हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, दिखाते भी हैं कि क्या है पर्शियन इन्वेजन के मुतालिक। हमने थोड़ा सा ये आपको दिखाया, ये देख सकते हैं, ये सारा वही नक्शा हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। इसमें तकरीबन इन इलाकों में ये लड़ाई लड़ी गई। एजियन सी आप देख सकते हैं, ये रियासत थी। यहाँ से जो पर्शियन एम्पायर, क्योंकि पर्शियन एम्पायर उस वक्त तकरीबन दरियाए नील से लेकर इंडस रिवर तक फैली हुई थी। यहाँ से ये लोग जो है फिर निकल कर, जिसमें मुख्तलिफ कौमें शामिल थी, मुख्तलिफ नस्लों के लोग थे इस फ़ौज में, ये लोग आए। बैटल ऑफ मैराथन हुई यहाँ पर, इन इलाकों में, मैकेडोनिया और थ्रेस के इलाकों में, जहाँ पर शिकस्त हुई इनको। लेकिन फिर बाद में दारा के बेटे ज़र्क्सीस ने, जो एक बहुत ईरान का मशहूर बादशाह गुजरा है, उसने हमला करके एथेंस की रियासत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो क्या पाकिस्तान भी इस अंजाम की तरफ जा रहा है? ये इस सवाल का जवाब मैं अपने सुनने वालों पर छोड़ता हूँ, जो तज्ज़ियाकार हमारे माशाल्लाह से बैठे हुए उन पर छोड़ता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, मुल्क का दर्ज रखने वाले लोगों के लिए कोई कमी नहीं है। क्या वाक़तन हमें इस निज़ाम को आज भी अपने गले से लगा कर रखना होगा? इस सवाल का जवाब आवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो आवाम फैसला करते हैं वही होगा। लेकिन हमें यह लगता है कि अगर हमने इस निज़ाम को अपनाए रखा तो मुल्क हमारा जो है वो फिर आखिरी अंजाम तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।